आज की इस विस्तृत चर्चा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग विज्ञान और हमारी खेती या कह लें हमारे भोजन के पीछे की इस छिपी हुई दुनिया को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए आज का विश्लेषण बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल। और आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि देखिए, जब भी खेती, पैदावार या मिट्टी के स्वास्थ्य की बात आती है, तो आमतौर पर पूरी चर्चा बस यूरिया, डीएपी और पोटाश के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बस यही सब। सही कहा। लेकिन आज हमारा फोकस एक ऐसे ट्रेस एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व पर है जो आकार में तो एक कण से भी छोटा है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला पर होता है। बिल्कुल, हमारी खाद्य श्रृंखला, फसलों की उपज और यहाँ तक कि हमारे भोजन की गुणवत्ता को भी ये नियंत्रित करने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम, सच में ये एक जादुई तत्व है। और आज इस विषय की गहराई तक जाने के लिए हमने कुछ बहुत ही प्रमाणिक दस्तावेजों को खंगाला है, जैसे कि भारत सरकार का जो मृदा परीक्षण मैनुअल है, सॉइल टेस्टिंग मैनुअल। इसके अलावा उत्तराखंड की कृषि संस्तुतियां और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का डेटा है, वो भी हमने शामिल किया है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम ये समझे कि कैसे ये एक अकेला सूक्ष्म तत्व पौधों के पूरे जीवन चक्र को चलाता है, और इसकी कमी या अधिकता के क्या परिणाम हो सकते हैं। हाँ, जो कि बहुत चौंकाने वाले हैं। और क्यों खेती में इसका सही संतुलन बनाए रखना आज एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती बन चुका है। देखिए, ये विषय सच में कृषि विज्ञान के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। अक्सर हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें बोरियों में भरकर खेतों में डालनी होती हैं। जैसे किलो और टनों में इस्तेमाल होने वाला यूरिया। यहाँ मात्रा बस ग्राम या माइक्रोग्राम में होती है। ग्राम में। हाँ, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरी फसल का भविष्य तय कर देता है। अगर पौधों के पोषण को देखें तो कुल 16 आवश्यक तत्व होते हैं। 16 आवश्यक तत्व। हाँ, जिनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन 16 आवश्यक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आम पौधों को सीधे हवा और पानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल, हवा और पानी से। बाकी के जो 13 तत्व हैं उन्हें वो मिट्टी से सोखने पड़ते हैं, और इन्हीं 13 तत्वों में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली ट्रेस एलिमेंट मोलिब्डेनम है। सही कहा, ये मिट्टी में मोलिब्डेट आयन के रूप में मौजूद होता है। मोलिब्डेट आयन। हाँ, और एक सामान्य पौधा अपने पूरे जीवन में इसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा का उपयोग करता है, फिर भी इसे एसेंशियल या आवश्यक की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि पौधे के अंदर कोई ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण काम चल रहा है जो इसके बिना ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये मुख्य रूप से फलियों वाली फसलों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब लेग्यूम्स, जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली या दालें। हाँ, इनकी जड़ों में प्राकृतिक रूप से एक पूरी फैक्ट्री चल रही होती है। जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं। नोड्यूल्स। और इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। अच्छा, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया और पौधा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। पौधा इन बैक्टीरिया को रहने की जगह और खाना देता है, और बदले में ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर उसे एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधा आसानी से सोख सके। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लेकिन इसमें मोलिब्डेनम का क्या रोल है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचने का काम तभी कर सकते हैं जब उन्हें मोलिब्डेनम मिले। अच्छा, मतलब बिना मोलिब्डेनम के ये काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर मिट्टी में मोलिब्डेनम नहीं है तो ये बैक्टीरिया बस जड़ों में बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। भले ही हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद हो। सही कहा, ये तत्व उन बैक्टीरिया के लिए एक इंजन के ईंधन की तरह काम करता है। ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन दस्तावेजों में एक और बहुत ही तकनीकी और हैरान करने वाला मैकेनिज्म दिया गया है। हाँ, नाइट्रेट रिड्यूसिंग एंजाइम वाला। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर पौधे के भीतर होने वाले रासायनिक बदलावों से जुड़ा है। मैंने पढ़ा कि आमतौर पर जब पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में सोखते हैं तो वो इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें उस नाइट्रेट को तोड़कर एमिनो एसिड और प्रोटीन में बदलना होता है। और इस नाइट्रेट को तोड़ने का काम यही एंजाइम करता है, नाइट्रेट रिड्यूसिंग एंजाइम। और इस एंजाइम के बनने के लिए मोलिब्डेनम 100% अनिवार्य है। मतलब अगर मोलिब्डेनम नहीं होगा तो एंजाइम नहीं बनेगा और नाइट्रेट पचेगा नहीं, वो पौधे की पत्तियों में जमा होता रहेगा और पौधा प्रोटीन की कमी से कुपोषित हो जाएगा। बिल्कुल,
लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल अपवाद भी है। वो क्या? अगर किसी पौधे को मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के बजाय सीधे अमोनियम के रूप में मिल जाए, अच्छा, सीधे अमोनियम? हाँ, तो उसे इस एंजाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती। अमोनियम सीधे प्रोटीन में बदल सकता है। इसका मतलब है कि अगर पौधे को सिर्फ अमोनियम मिले तो वो मॉलिब्डेनम के बिना भी काम चला लेगा? हाँ, काम चला सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से खेतों की मिट्टी में ऐसा संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिट्टी में मौजूद ज्यादातर नाइट्रोजन आखिर में नाइट्रेट में ही बदल जाती है। समझ गया। इसीलिए खेतों में पौधों को मॉलिब्डेनम की सख्त जरूरत होती ही है ताकि वे उस नाइट्रेट को पचा सकें। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस तत्व की कमी से होने वाले रोगों के वास्तविक लक्षणों को देखते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं। हाँ, अगर नाइट्रेट पच नहीं रहा है और क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है तो उसका असर कैसा दिखेगा? हमारे स्रोतों में फूल गोभी में होने वाली एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी का जिक्र है। विप्टेल बीमारी। बिल्कुल, विप्टेल। आमतौर पर फूलगोभी की पत्तियां चौड़ी और गोल होती हैं, लेकिन जब मिट्टी में मॉलिब्डेनम की कमी होती है तो फूलगोभी की नई पत्तियां पूरी तरह से विकृत हो जाती हैं। वो सिकुड़कर एकदम एक चाबुक या लंबी पूंछ जैसी हो जाती हैं। इसीलिए इसे विप्टेल कहते हैं। पत्तियों का जो चौड़ा हिस्सा है वो विकसित ही नहीं हो पाता। और जाहिर है, जब पत्तियां ही नहीं बनेंगी तो गोभी का फूल भी नहीं खिलेगा। पूरी की पूरी फसल बर्बाद, बिना किसी कीड़े या फंगस के, सिर्फ एक सूक्ष्म तत्व की कमी से। विप्टेल इसका सबसे क्लासिक लक्षण है। इसे देखकर ही अक्सर खेत में इसकी कमी पहचानी जाती है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण है ना? हाँ, ऊपरी या बीच की पत्तियों का मुरझाना, उनका रंग पीला या हल्का हरा पड़ जाना, इसे हम वैज्ञानिक भाषा में क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस। हमारे दस्तावेजों में सबटेरेनियन क्लोवर नाम की एक फलीदार चारा फसल का भी उदाहरण है। हाँ, मैंने देखा था। अगर उसमें मॉलिब्डेनम की कमी हो जाए तो वो फसल पूरी तरह से पीली और कमजोर पड़ जाती है, जिससे जानवरों के लिए चारे की भारी कमी हो सकती है। बिल्कुल। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी में मॉलिब्डेनम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कितना कम? पूरे मृदा विज्ञान में मॉलिब्डेनम उन गिने चुने तत्वों में से है जो सबसे कम मिलते हैं। एक सामान्य मिट्टी में ये सिर्फ 0.2 से लेकर 10 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम के बीच ही होता है। 0.2 से 10 माइक्रोग्राम, ये तो बहुत ही कम है। बहुत कम। और इसके ऊपर से एक और बड़ी समस्या लीचिंग की है। लीचिंग मतलब पानी के साथ बह जाना? हाँ, जो इलाके अम्लीय होते हैं या जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां मिट्टी में मौजूद ये थोड़ा सा मॉलिब्डेनम भी पानी के साथ घुलकर जमीन की निचली परतों में बह जाता है, जिससे पौधों की जड़ों को ये मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि अगर इसकी कमी इतनी नुकसानदायक है तो क्या किसानों को खेतों में ढेर सारा मॉलिब्डेनम डाल देना चाहिए? क्या इसकी अधिकता फायदेमंद हो सकती है? और विज्ञान इसका जवाब एक बहुत ही सख्त नहीं में देता है। नहीं? बिल्कुल नहीं। इसे गोल्डीलॉक्स प्रभाव की तरह समझना चाहिए। न बहुत कम, न बहुत ज्यादा, बस एकदम सही मात्रा। तो अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर हम शुष्क और क्षारीय मिट्टी वाले इलाकों की बात करें, जहां मिट्टी का पीएच स्तर काफी ज्यादा होता है, वहां स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। मतलब क्षारीय मिट्टी में ये ज्यादा घुलनशील हो जाता है? हाँ, उच्च पीएच पर ये बहुत ज्यादा घुलनशील हो जाता है। तो पौधे उसे जरूरत से ज्यादा सोखने लगते हैं? बिल्कुल, पौधे उसे सूंघकर अपने अंदर जमा कर लेते हैं। पौधों को शायद उससे कोई खास नुकसान न हो, लेकिन जानवरों को होता है। हाँ, जब मवेशी ऐसे चारे को खाते हैं जिसमें 10 से 20 माइक्रोग्राम मॉलिब्डेनम प्रति ग्राम हो, तो असली तबाही शुरू होती है। दस्तावेजों में इसे मॉलिब्डेनोसिस कहा गया है। सही कहा, मॉलिब्डेनोसिस। ये एक बहुत ही गंभीर विषाक्तता या टॉक्सिसिटी है। इसमें क्या होता है जानवरों को? जानवरों का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, उनके बाल झड़ने लगते हैं, वे बेहद कमजोर हो जाते हैं, और अगर ध्यान न दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। बाप रे! ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे मिट्टी का स्वास्थ्य सीधे तौर पर जानवरों और इंसानों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मिट्टी में एक तत्व का संतुलन बिगड़ा और पूरी फूड चेन में उसका असर दिखने लगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है, विशेषकर जब हम इसे अपने देश भारत की कृषि व्यवस्था और मिट्टी के स्वास्थ्य के संदर्भ में देखते हैं? भारत के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो आंकड़े खंगाले हैं वो बहुत ही आंखें खोलने वाले हैं। भारत में लगभग 2,51,000 मिट्टी के नमूनों की जांच की गई। और क्या पाया गया? अगर हम पूरे देश का औसत निकालें तो लगभग 13% मिट्टी में मॉलिब्डेनम की कमी है। 13%?
ये एक बड़ा आंकड़ा है। हाँ, लेकिन जब हम अलग अलग राज्यों के आंकड़े देखते हैं तो स्थिति की गंभीरता और ज्यादा समझ आती है। बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी का प्रकार और जलवायु सब कुछ बदल देते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए, वहाँ भारी बारिश होती है और धान की खेती ज्यादा होती है। हाँ, वहाँ लीचिंग की समस्या सबसे ज्यादा होगी। सही पकड़ा आपने। उस डेटा के अनुसार पश्चिम बंगाल के 68% मिट्टी के नमूनों में इसकी कमी पाई गई है। और 60%, ये तो बहुत ज्यादा है। और बिहार में 38%। वहाँ भी स्थिति खराब है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो हरियाणा का है। वहाँ 28% मिट्टी में कमी दर्ज की गई। हरियाणा में? वहाँ तो बारिश उतनी नहीं होती। हाँ, लेकिन वहाँ सघन खेती या इंटेंसिव फार्मिंग होती है ना, साल दर साल गेहूं और धान की फसलें ली जाती हैं। अब समझी। हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भले ही एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन फसलें इसे लगातार मिट्टी से सोखती हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि चावल और गेहूं की फसल प्रति हेक्टेयर लगभग 2 ग्राम मोलिब्डेनम निकाल लेती है। अब 2 ग्राम सुनने में बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन अगर कोई किसान पिछले 50 सालों से एक ही खेत में साल में 2 या 3 फसलें ले रहा है, तो सोचिए, हर फसल मिट्टी के बैंक अकाउंट से 2 ग्राम निकाल रही है। और वापस कुछ नहीं डाला जा रहा। यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, लेकिन मोलिब्डेनम नहीं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें समझ आता है कि मृदा परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जब तक किसान को पता ही नहीं होगा कि कौन सा तत्व कितना कम है, वो सही उपाय कैसे करेगा? और मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म तत्व को नापना कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, इसके लिए तो खास मशीनें चाहिए होती हैं। सॉइल टेस्टिंग मैनुअल में इसके परीक्षण की पूरी प्रक्रिया दी गई है। इसके लिए प्रयोगशालाओं में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये नाम थोड़ा जटिल है। ये AAS मशीन काम कैसे करती है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में घुले हुए नमक के कुछ दानों को खोजना है। बाप रे, ये तो असंभव सा लगता है। लेकिन ये मशीन कुछ वैसा ही काम करती है। सबसे पहले वैज्ञानिक मिट्टी का एक अर्क या सूप बनाते हैं। इसके लिए अमोनियम ऑक्सलेट का इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल, अमोनियम ऑक्सलेट या एसीटेट का। ये रसायन मिट्टी के कणों के बीच जाकर वहां छिपे हुए मोलिब्डेनम को खींचकर बाहर निकाल लेता है और एक घोल बना देता है। और फिर इस घोल को उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन उस घोल में से एक खास रोशनी गुजारती है और मोलिब्डेनम के कण उस रोशनी को सोख लेते हैं। सही कहा। मशीन ये नापती है कि कितनी रोशनी सोखी गई। जी। जितनी ज्यादा रोशनी सोखी जाएगी, मतलब मिट्टी में उतना ही ज्यादा मोलिब्डेनम है। ये तो बहुत ही सटीक तकनीक है। इतनी सटीक कि ये 10 लाख कणों में से एक कण को भी पहचान लेती है। और यही वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसने भारत सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड की नींव रखी है। हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड। आज का मृदा स्वास्थ्य कार्ड पुरानी सोच से बहुत आगे निकल चुका है। अब फोकस सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर नहीं है। इसमें जिंक, कॉपर, लोहे के साथ साथ मोलिब्डेनम की जांच को भी एक महत्वपूर्ण मापदंड माना गया है। किसान को उसके खेत की मिट्टी की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे किसान अंधेरे में तीर चलाने से बच जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा भी है। वो कैसे? मान लीजिए किसी खेत की मिट्टी अम्लीय है, वहाँ मोलिब्डेनम तो है, लेकिन पौधे उसे सोख नहीं पा रहे हैं। लीचिंग या अम्लीयता की वजह से। हाँ, अब अगर किसान बिना सॉइल टेस्टिंग के बाजार से महंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाकर खेत में डाल दे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी का पीएच ही गलत है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने सॉइल टेस्टिंग कराई है तो रिपोर्ट बताएगी कि उसे सिर्फ खेत में थोड़ा सा चूना डालने की जरूरत है। अच्छा, सिर्फ चूना डालने से काम हो जाएगा? हाँ, चूना डालते ही मिट्टी का पीएच सुधरेगा, अम्लीयता कम होगी और मिट्टी में पहले से मौजूद मोलिब्डेनम खुद ब खुद पौधों को मिलने लगेगा। क्या बात है। सही जानकारी से न सिर्फ फसल बचती है, बल्कि खेती की लागत भी काफी कम हो जाती है। यही तो विज्ञान की ताकत है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमारे श्रोताओं के लिए ये सचमुच एक आहा मोमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसी कृषि केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तक सीमित नहीं है। ये मिट्टी के भीतर चल रहे उस बारीक और सूक्ष्म रसायन विज्ञान को समझने के बारे में है, जहां मात्र 2 ग्राम मोलिब्डेनम प्रति हेक्टेयर ये तय कर देता है कि फूल गोभी का आकार कैसा होगा, या फलीदार पौधे हवा से प्राकृतिक खाद बना पाएंगे या नहीं, और क्या उस चारे को खाने वाले मवेशी स्वस्थ रहेंगे या नहीं। एक तरफ नाइट्रोजन है जो टनों में डलती है, और दूसरी तरफ मोलिब्डेनम है जो माइक्रोग्राम में चाहिए। लेकिन उपज और गुणवत्ता तय करने में दोनों की अहमियत बराबर है। प्रकृति के इसी संतुलन को देखकर
मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? विचार करने वाली बात यह है कि यदि मिट्टी में मौजूद मात्र कुछ माइक्रोग्राम मोलिब्डेनम एक पूरी फसल के नष्ट होने या मवेशियों के बीमार पड़ने का कारण बन सकता है, तो मिट्टी के भीतर ऐसे और कितने अदृश्य और सूक्ष्म जीव या तत्व होंगे जो हमारी जानकारी के बिना हर दिन हमारी थाली के भोजन का स्वरूप तय कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या हम वास्तव में उस मिट्टी को उतना समझ पाए हैं जितना हम दावा करते हैं? ये एक बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक बात है जो खेती के इस विषय को एक पूरी नई दिशा दे देती है। हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिल्कुल। सूक्ष्म दुनिया के इसी प्रभाव और महत्व को समझने की ये यात्रा हम आगे भी जारी रखेंगे और नई जानकारियां लाते रहेंगे। अगर हमारे श्रोताओं को ये वैज्ञानिक विश्लेषण और आज की चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस चर्चा को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार भी साझा करें। हमें बताएं कि आज के इस पूरे विश्लेषण में आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, विशेषकर उन लोगों के साथ जो खेती किसानी से जुड़े हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में भी ऐसी ही रोचक और वैज्ञानिक चर्चाएं आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।